तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। कांच के इधर और उधर। चाबी घुमाकर मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा चिल्की खिलखिल करती कमरे में चक्कर काट रही है और उसके सिर के ऊपर एक बर्रे नुमा कुछ मंडरा रहा है। पास आई तो देखा वो बर्रा नहीं, एक बड़ी सी मधुमक्खी थी। सामने बैल्कनी के कांच के दरवाजे बंद थे और वह मक्खी कांच के आर पार दिखती रोशनी से धोखा खाकर बार बार बाहर खुले में निकल भागने की कोशिश में कांच के दरवाजे से टकरा जाती। क्या हो रहा है चिल्की, काट लेगी, हट जा। चिल्की ने तो नहीं सुना, पर मक्खी ने सुन लिया और थक टूटकर लकड़ी के उस टुकड़े पर जा बैठी जिसे एयर कंडीशनर का खोल बंद करने के लिए लगाया गया था और उस पर करीने से वाली का डिजाइन आंका गया था कि वह एयर कंडीशनर का खाली खोल न लगकर चित्रकारी का बेशकीमती नमूना लगे। दादी, सो क्यूट ना, देखो कितनी देर से मेरे साथ खेल रही है। उफ, उसके होठों पर हथेली रख मैंने उसे चुप कराया और दीवार से लगकर कोने कोने से सरकते हुए बिना आवाज किए आगे बढ़ी कि दरवाजा आहिस्ता से सरकाकर खोल दो, कि तभी वह मक्खी उड़ी और मेरे कान के पास से फुंकारती हुई गुजर गई। मैं अपना सिर बचाती झुककर वापस सोफे पर आ बैठी। चिल्की को बहुत मजा आ रहा था कि दादी कैसी बुद्धू है, एक मक्खी से हार जाती है। वह होंठ भी भींच कर फिसफिसा कर हंस रही थी। मैंने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा तो हंसी को दबाते हुए उसने उड़ती मक्खी की ओर अपनी हथेली को नर्तन की मुद्रा में घुमाया और बोली, दादी को इससे डर लगता है, और फिक से हंस दी। ये भी कोई डरने की चीज है। तब तक मक्खी कमरे के 2-3 चक्कर लगाकर कांच के दरवाजे से एक बार और टकरा चुकी थी। चिल्की के मुंह से तपाक से निकला, ओ शिट, शी विल गेट हर्ट। मक्खी फिर दीवार के कोने में फड़फड़ा कर बैठ गई। चिल्की, तू बिल्कुल चुप से बैठ जा, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दादी, आपको डर क्यों लगता है उससे? शरारती निगाह से वो मेरी ओर देख रही थी। चिल्की, अब तू अंदर जा और मैं इसे बाहर करती हूँ। आखिर दोबारा मैं सिर झुकाकर दबे पांव आगे बढ़ी और धीरे से एक दरवाजा स्लाइड कर सरकाया, फिर दूसरा, और उसके जाने के लिए बाहर के खुले आसमान और दीवारों से घिरे कमरे के बीच की आड़ हटा दी और अपने इस कर्तव्य के सफल होने पर चैन की सांस ली। मक्खी भी कई बार कांच के दरवाजे से टकरा कर थक चुकी थी। वह उस कोने में बैठी ही रही। चिल्की के पास आकर जैसे ही मैं सोफे पर बैठी, वह फुसफुसाकर कहने लगी, देखो दादी, उसके विंग्स कैसे गोल्डन हैं। शी इज सो क्यूट। अब शी है कि ही है क्या मालूम, मैंने खींच कर कहा। मक्खी नहीं, मक्खा है, इतना बड़ा। हम दोनों की आंखें उस मक्खी की एक एक थिरकन पर टिकी हुई थी। इस बार वह जो उड़ी तो कमरे के 2 अंधे चक्कर लगाकर कांच के दरवाजे से टकराने के बजाय सीधा बाहर हवा में जज्ब हो गई। वह बाढ़ हट चुकी थी जिसके धोखे में वह दरवाजे की किसी अधखुली फांक से कमरे के अंदर घुस आई थी। चिल्की ने मुझे कुछ उखड़े हुए अंदाज में देखा, जैसे मैंने उसकी किसी बहुत प्यारी चीज को खिड़की से बाहर फेंक दिया है। तभी कमरे की घंटी बजी। शोभाबाई हाथ में झोला लेकर अंदर घुसी। मैंने उसे जरा डपटते हुए कहा, कहाँ चली गई थी? मेरे आने तक तो रुकती। यहाँ इतनी बड़ी मक्खी घुस आई थी और ये तेरी मैडम उसके साथ खेल रही थी, काट लेती तो। मम्मी जी जरा टमाटर लेने को अभी गई थी नीचे, बेबी बोली मैं कार्टून भगती। और ये मक्खी तो कभी कभी आती ही रहती है, अपना खोली का रास्ता भूल जाती, इस वास्ते चली आती। होएगा खोली आजू बाजू, काटती पीटती नहीं, बस आने का जाने का। बेबी के साथ मस्ती करने को आती। और वह बत्ती सी दिखाकर हंसती। चिल्की उसके जवाब से खुश होकर जोर से बोली, और शोभा ताई, दादी को ना डर लगता था उससे,
ऐसे 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 सिर नीचे करके चलती थी और वो मेरा स्वांग रचती झुककर चलने लगी। दोनों जोर से हंसी और चिल्की को खांसी का दौरा पड़ गया। अरे इसको सुबह सीतोपलादी दिया कि नहीं? मेरे पूछने पर वह शिकायत पर उतर आई। बेबी को पूछो ये खाती किधर। छी, कड़वी दवाई, ताई ठीक से शहद नहीं डालती। अरे दवा खाने का कि खाली मद खाने का? इतना मीठा डालेगा तो औषध फायदा नहीं करेगा। और शोभा चिल्की को खींचती हुई अपने साथ रसोई में ले जाने लगी। चिल्की तब तक रानी मधुमक्खी के प्रभामंडल से बाहर आ चुकी थी। अब उसे अपने साथियों की याद आई। दादी, आप भीमा रेशमा को साथ नहीं लाए? यू प्रॉमिस मी कि आज उनको लेकर आओगे। चिल्की का दिमाग शुरू से ही बहुत चौकन्ना था। कोई भी बात आसानी से भूलती नहीं थी। कल मैंने टाल दिया था, पर आज वह फिर उन बच्चों को याद कर रही थी। बेटा, आज गार्डन में चलेंगे और वो लोग दोनों मिल जाएंगे वहां। मेरी आंखों के सामने दोनों बच्चे अपने हाव भाव के साथ उपस्थित थे। यहाँ से कहानी की दूसरी पटरी शुरू होती है, जिसके नायक हैं भीमा और रेशमा। हमारे घर के ठीक सामने एक मोबाइल क्रैश था। इस टावर में आते ही मैंने प्रतिमा दी के आदेश पर यह क्रैश ज्वाइन कर लिया था। प्रतिमा दी कॉलेज में मेरी सीनियर थी। पति के असमय देहांत के बाद मजदूरों के बच्चों की देखभाल में उन्होंने अपने को पूरी तरह झोंक दिया था। यह मोबाइल क्रैश उनकी ही दौड़ धूप का नतीजा था। सुबह 9 से 5 बजे तक यहाँ मजदूरों के बच्चे पढ़ते खेलते थे। चिल्की अपने प्ले स्कूल से निकलकर डे स्कूल में जाने लगी तो मेरा दोपहर का खाली समय क्रैश में इन बच्चों के साथ बीतने लगा। कुछ एक दिन बाद ही मैंने देखा कि लगभग 40 बच्चों की उस भीड़ में खूब बड़ी बड़ी चमकती आंखें वाले 2 बच्चे अलग ही दिखाई दे जाते थे, भीमा और रेशमा। एक दिन बोर्ड पर देवनागरी के वर्णाक्षर लिखने के बाद मैंने रेशमा को अपने पास बुलाया और कहा मैं जो जो अक्षर बोलूं उसे ब्लैक बोर्ड पर लिख कर दिखाए। मैंने कहा क, उसने लिखा। मैंने कहा ल, वह भी उसने ठीक लिखा। मैं बोलती गई, वो लिखती गई। उसकी मेधा पर मैं हतप्रभ थी। 10-12 अक्षर लिख पा चुकने के बाद मैंने रेशमा से पूछा, तुम्हें इतना कम इतने से दिनों में याद कैसे हो गया? उसने झट मेज पर पड़ा स्केल उठाया और मुंह से कम, हाथों के इंगित से ज्यादा मशीन की तरह झट झट बोलती चली गई। क म्हणजे एक दंडा, इधर एक वाटी आणि गायची पूछ। व म्हणजे एक दंडा आणि फकत एक वाटी। हर अक्षर का उसके पास हस्त अभिनय के साथ बताने के लिए एक चित्र था। मैंने उसे बिस्किट के पैकेट और चॉकलेट दी तो सबकी ओर एक गदगद निगाह डालकर वह बैठ गई। उस क्रेश में पढ़ाई के एवज में दोपहर का खाना तो सबको मिलता था, पर उसमें सिर्फ दाल चावल और एक सब्जी रहती, कभी कभी मिठाई का एक टुकड़ा भी। पर चॉकलेट उसके लिए बड़ी बेशकीमती चीज थी, जो ठीक से पढ़ाई करने के इनाम में मिलती थी। खाने का ब्रेक शुरू होते ही कुछ बच्चे मेरी मेज के इर्द गिर्द जैसे एक राज खोलने की कोशिश में आ गए। टीचर, रेशमा का पप्पा ना मूका है, इसके लिए वो ऐसे ऐसे हाथ से बात करती है। मूका मतलब वो बोलता सुनता नहीं, वो गूंगा है। अच्छा, तब तो तुम लोगों को रेशमा और भीमा के साथ प्यार से रहना चाहिए, है ना? बच्चे चले गए और मैं सोच में पड़ गई। इतने छोटे छोटे बच्चों में भी एक सहपाठी की तारीफ से झट से उसे नीचा दिखाने का भाव आ गया, जबकि दरअसल वह सहानुभूति का पात्र था। उस शाम रेशमा और भीमा की मां को मैंने ध्यान से देखा और इशारे से उसे बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजब सा संतोष और सुकून था, जो आमतौर पर मजदूरिनों के चेहरे पर कम ही दिखता है। वह घबरा गई। टीचर, बच्चा लोग परेशान किया तुमको? अरे नहीं,
तुम्हारे बच्चे तो सबसे होशियार हैं पढ़ने में। मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम्हारा मर्द, इनका पापा, क्या सचमुच बोलता सुनता नहीं? हाँ, वो तो ऐसा है शुरू से। पर तुम तो ठीक हो। ऐसे आदमी से शादी कर दी तुम्हारे माँ बाप ने? वो लोग नहीं टीचर, मी स्वतः लगन के ली। वह उंगली में आंचल का सिरा लपेटते हुए शर्माते हुए बोली, हमारा प्यार का शादी होता टीचर। ओह, मैं शर्मिंदा हुई। वैसे तुम खुश तो हो ना उसके साथ? कैसा है वो? फार चांगला है टीचर, वह उमक कर बोली। कभी दारू नहीं, मारपीट नहीं, बीड़ी तम्बाकू गुटखा नहीं, तीन पत्ती नहीं, बच्चा लोग को लेकर बैठने का, टीवी देखने का। मेरे को बहुत मानता, जो भी खाने को दे दो अच्छे से खाने का, कभी गुस्सा नहीं किया मेरे को। और वह दोनों हाथ जोड़कर बोली, मैं जाऊं अब? गर्मी की छुट्टियां होने वाली थी। स्कूल का आखिरी दिन था। बच्चों को लेने उसकी माँ नहीं, उसका पप्पा आ गया। बच्चों जैसी ही बड़ी बड़ी बोलती चमकदार आंखें, मूका। जिसके कान और मुंह का काम भी आंखें करती हैं, इसलिए आंखें ज्यादा सक्रिय और उजली दिखती हैं। हथेली से सिर ढकने का, फिर माथे पर घना ताप का इशारा कर उसने समझा दिया कि उसकी औरत को तेज बुखार है, इसलिए वह इन्हें ले जाने के लिए आया है। वैसे तो खोली पास ही है, बच्चे खुद भी कूदते फांदते जा सकते हैं, लेकिन उसने आज काम से छुट्टी ली है। यूं भी ठेके का काम है, छुट्टी लेना मुश्किल नहीं है। उसकी औरत तो गार्डन में कायम का काम करती है, उसका कार्ड भी बना हुआ है, उसको पूरे महीने की पगार मिलती है। प्रतिमा दी ने इस बीच मूका के बारे में मुझे कुछ जानकारी दी थी कि वह 10 साल से इसी पुताई के काम में है, पर काम पक्का नहीं है, सबके कॉन्ट्रैक्ट के काम है। ठेकेदार को सस्ता पड़ता है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। काम 20 के लिए, पीछे खड़े मजूर 50, दिहाड़ी का 300। ये जितने टावर दिखाई देते हैं ना, सबकी दीवारों पर उसके हाथों से रंग का ब्रश चला है। जो काम दूसरे मजदूर 8 घंटे में करते हैं, वह 5 घंटे में कर देता है। जोखिम का काम तो है, पर अब इतना हाथ सद गया है कि एक पैर पर बांस पर खड़ा हो सकता है। और इशारे में बात करने का तो शहंशाह था वो। जैसे किसी स्कूल में उंगलियों और आंखों के जरिए संवाद करने की ट्रेनिंग ली हो। ऐसा जीवंत मूका कि उसे मूका कहना मुझे खलने लगा कि 5 दिन मेरे पास आकर उसने अगर इसी तरह से बात की तो मुझे भी मूक बधिर संवाद में पारंगत बना देगा। वह लगातार अपनी आंखों और उंगलियों से बोल रहा था और मैं अपनी समझ पर उसकी बात समझ रही थी। वह जाने लगा तो मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। गदगद होकर अपने दोनों बच्चों की उंगलियां थाम अपनी खास अदा में बतियाता वह चल दिया। अब मैं ये समझ पा रही थी कि कैसे इसकी बोलती आंखों ने एक खूबसूरत कोंकणी कन्या का दिल जीत लिया होगा। छुट्टियों के बाद जब स्कूल खुला तो मैं 3 दिन देर से पहुंची। चूंकि मैं अवैतनिक स्वैच्छिक काम करती थी, इसलिए स्कूल की शिक्षिकाओं पर लागू किए गए कायदे कानून से मैं बाहर थी। स्कूल पहुंचते ही सुपरवाइजर ने मुझे इस हादसे की खबर दी। 20 दिन पहले मूका 40 मंजिल के नए टावर में काम करते हुए 7वें माले से गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। मेरी धड़कन उस पल एकदम थम गई। मुझे सुने हुए पर भरोसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ कैसे? वह तो अपने काम में पारंगत था, फिर ऐसी चूक? सुपरवाइजर ने बताया कि पुताई का काम खत्म हो चुका था, बंधे हुए बांस उतारे जा रहे थे। ऊपर से नीचे तक उतारे जाते बांस में से एक बांस ऊपर वाले मजदूर के हाथ से फिसल कर जा गिरा। वह चिल्लाया भी, लेकिन मूका सुन नहीं सकता था। बांस उसके सिर पर चोट करता हुआ नीचे जा पड़ा
और मूका इस अप्रत्याशित चोट से संतुलन खो बैठा। उसके बाद की घटनाएं और ज्यादा परेशान करने वाली थी। ठेकेदार ने यह कहकर मुआवजा देने से मना कर दिया कि हर मजदूर को सेफ्टी बेल्ट दी जाती है, पर वे पहनते नहीं क्योंकि जाहिल हैं, आलसी हैं। पहनने और उतारने का झंझट कौन करे, और जान चली जाती है तो इनके रिश्तेदार हमारी गर्दन पकड़ लेते हैं। इसलिए हम काम में लगने से पहले इनसे सुरक्षा फॉर्म पर साइन करवा लेते हैं। ठेकेदार ने अंगूठा लगे हुए कागज सामने रख दिए थे। प्रतिमा दी मुझे अपने केबिन में ले गई, पानी दिया, बोली ये लड़ाई अब हम सबकी है, उसे अपना हक दिलाना हम सबका फर्ज है। ठेकेदार बिल्कुल झूठ बोलता है, आलस की वजह से ये मजदूर बेल्ट नहीं पहनते, ये सच नहीं है। सेफ्टी बेल्ट ये मजदूर इसलिए नहीं पहनते क्योंकि बांसों को उतारते समय हर 2 मिनट में तो उनको पोजीशन बदलनी पड़ती है। कभी देखा है पुताई के बाद इन्हें बांस उतारते? कुछ मजदूर रस्सी खोल रहे होते हैं और कुछ एक के बाद एक बांस पकड़ाते जाते हैं। किसी मशीन की तरह बांसों को ऊपर से एक हाथ से पकड़ने और दूसरे हाथ से नीचे उतारने का सिलसिला जारी रहता है। सुस्ताने को 2 मिनट नहीं मिलते इन्हें, और एक दिन में जितना एरिया खाली करना पड़ता है वह खाली ना हो तो दिहाड़ी मजदूर की पगार में कटौती कर ली जाती है। ऐसे में वह काम करेगा या सेफ्टी बेल्ट बांधता खोलता रहेगा, जिससे उसके काम की त्वरा में व्यवधान पड़ता है। और बेपढ़े लिखे मजदूरों से रोमन के बारीक बारीक अक्षरों में लिखे हुए कागज पर अंगूठा लगवा लेना कौन सा मुश्किल काम है। उसे तो दिन भर की मशक्कत के बाद बस 300 रुपये पा लेने भर से मतलब होता है। ऐसे में एक जिंदगी की कीमत बस एक फॉर्म पर लगाया अंगूठा। हमने एडवोकेट रुखसाना से बात की है, उन्होंने केस दर्ज कर दिया है। क्लास में पहुंचते ही माहौल में अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। रेशमा और भीमा मुझसे नजरें चुरा रहे थे। जैसे ही मैं उनके पास गई तो वे मुझसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। धीरे धीरे उनके रोने का सुर तेज होते होते बप्पा और आई की गुहार में बदल गया। मैंने दोनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाने की इजाज़त मांगी तो प्रतिमा दी ने कहा, इनको बिल्कुल ले जाओ, इनके मन को बहलाने के लिए ये बहुत अच्छा ख्याल है। रेशमा और भीमा पहले तो घर के अंदर आते ही घर को आंखें चौड़ी करके देखते रहे, पर जैसे ही शोभा ताई ने उनकी भाषा में बोलना शुरू किया तो वो सहज हो गए। शोभा ताई ने उनको बड़े प्यार से अपने पास बिठाकर खाना भी खिलाया, पर वे मुंह में कौर ऐसे डालते रहे जैसे चुराई हुई चीज को छुपा रहे हैं। वो इतने डरे सहमे से थे कि चिल्की उनको सहज करने के लिए खिलौनों का अपना पूरा खजाना अलमारी में से निकाल के ले आई। चिल्की खुश हुई कि उसके साथ खेलने के लिए अब 2 बच्चे उसके साथ थे। मैं कभी कभी स्कूल से बच्चों को घर ले आती। चिल्की को रेशमा का साथ मिल गया था जो उसकी उम्र की थी पर दुबली थी। एक दिन चिल्की ने खुद अपनी एक फ्रॉक निकालकर रेशमा को पहना दी और मैं जब दोपहर की झपकी लेकर उठी तो देखा रेशमा पीट कर सामने खड़ी है और चिल्की हंस रही है। दादी बताओ तो ये कौन है? अरे वाह, तूने तो रेशमा को चिल्की बना दिया। नहीं दादी, मैं इसकी तप्पू हूँ और ये मेरी इचकी। पर दादी हम लड़ते नहीं तप्पू और इचकी की तरह। वो उतरन सीरियल की बात कर रही थी। कभी कभी उसकी माँ भी रात को आकर धारावाहिक देखती और फिर बच्चों को साथ ले जाती। चिल्की को अब अच्छा लगने लगा था। दरअसल मुंबई के बड़े टावर में रहने का निर्णय हमने इसलिए लिया था कि बच्चे अपने हम उम्र साथियों में मुतमईन रहेंगे, खेलेंगे और खाली वक्त उन्हें परेशान नहीं करेगा। ये सोचकर हमने 21 मंजिला इमारत में घर लिया था।
पर चिल्की को दोस्तों की परेशानी यहाँ भी थी। ज्यादातर फ्लैट में अधेड़ दंपति थे जिनके बच्चों ने उनके रहने के लिए 3 बेडरूम वाले राजसी फ्लैट ले दिए थे और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। कुछ युवा दंपति भी जरूर थे, पर उन्होंने अपने बच्चों को पंचगनी या ऋषि वैली के हॉस्टलों में डाल रखा था और वे सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में इस टावर में दिखाई देते थे। एक दिन मैं रेशमा और भीमा को लेकर आ रही थी कि हमारे टावर के चेयरमैन ने सोसाइटी के ऑफिस में आने का फरमान जारी किया। अर्जेंट है, 5 मिनट के लिए आ जाइए। मैंने सोचा हमेशा की तरह लीकेज का मामला होगा। ऐसे टावरों में जिसके बाथरूम या किचन में पानी का रिसाव होता ही रहता है। बच्चों को शोभाताई के पास छोड़कर मैं वहां पहुंची तो 3 कमेटी मेंबर और बैठे हुए थे। मेरे अंदर आते ही सब ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे तय नहीं कर पा रहे हो कि किसको बात शुरू करनी है। मैंने उनका असमंजस पढ़ा। क्या बात है, कोई खास बात? जी देखिए मैडम, मिस्टर मलकानी बड़े सधे सुर में बोले, आपको तो मालूम है हमारा टावर इस एरिया का सबसे पहला टावर है। दूसरे सभी टावरों में 3-3 लिफ्ट है, जिनमें से एक सर्विस लिफ्ट है, लेकिन हमारे टावर में सभी इसी लिफ्ट में आते जाते हैं। हाँ, तो बात का सिरा मेरी पकड़ में नहीं आ रहा था। देखिए मैडम, आप मोबाइल क्रैश में काम करती हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप गरीब बच्चों के लिए कुछ कर रही हैं। आप ज़रूर करें, पर ऐसा है कि ये काम वालों के बच्चे बार बार आपके घर आते जाते हैं, ये दूसरे लोगों को ठीक नहीं लगता। आपको तो मालूम ही है हम तीसरी सर्विस लिफ्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि मेड और सर्वेंट्स के लिए, सामान लेने ले जाने वालों के लिए अलग बंदोबस्त करवाया जा सके। लेकिन जब तक वो लिफ्ट नहीं बनती, आप स्कूल तक ही अपना सोशल वर्क सीमित रखें, उसे घर पर न लेकर आए। मिस्टर मलकानी, बच्चे बिल्कुल साफ सुथरे हैं, सलीके से रहते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, किसी से बेअदबी नहीं करते। आप लोगों को क्या परेशानी है उनसे? मैं अपना आपा खो रही थी। मैडम, आप तो बुरा मान गई। माफ कीजिए, साफ कपड़े देकर आप शक्ल सूरत तो नहीं बदल सकते। आप अपनी ग्रैंड डॉटर को बाहर उनके साथ खेलने के लिए ले जाइए, लेकिन बार बार यहाँ लाना, कई लोग हमसे शिकायत कर चुके हैं। हमने सबको प्रॉमिस किया है कि आपसे बात करेंगे, लेकिन अगर आप इसे बढ़ाना चाहती हैं तो एजीएम में हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। उस दिन के बाद से मैं चिल्की को कभी अपने स्कूल ले जाती हूँ, कभी उनसे मिलवाने के लिए गार्डन। अपनी लिफ्ट में चढ़ते हुए मुझे अपने को ही नहीं, उन बच्चों को भी अपमानित करने का कोई हक नहीं था। आज चिल्की रेशमा और भीमा को याद कर रही थी। रानी मधुमक्खी कमरे से बाहर जा चुकी थी। शोभाताई बड़ी इत्मीनान से चिल्की को किस्से सुना रही थी, कैसे यह पूरा इलाका पहले जंगल था और यहाँ पेड़ ही पेड़ थे, आम के पेड़, जामुन के पेड़, और उन पेड़ों में हजारों चिड़ियों तोतों का बसेरा। जहाँ अब हम रहते हैं ना, यहाँ पहले ये मक्खियाँ, रंग बिरंगी चिड़ियाँ, तितलियाँ, सांप, चीते, और सामने जो लेक दिखता है उसमें मगरमच्छ रहते थे। उन्हीं का बसेरा था ये इलाका। रात रात को तो आराम से शेर और चीता घूमते टहलते थे। तब रात को इस रास्ते में कोई डर के मारे आता जाता नहीं था। कोई शेर चीता आ गया तो, शोभाताई, यू मीन टाइगर? टाइगर तो खा जाता है आदमी को। अब नहीं खाता। अब तो कोई शेर चीता भूले भटके आ जाए तो मार दिया जाता है। उनके छिपने के लिए पेड़ और जंगल कहाँ हैं? पेपर में पढ़ते हैं ना, आज शेर को मारा, मगरमच्छ को मारा, गलती से बाहर निकल आया था, मर गया।
उसे कहानियां सुनाते छोड़ मैं आकर अपने कमरे में लेट गई। शाम को मैं लेटी ही थी कि जोर से घंटी बजी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ साथ शोभाताई धड़धड़ाती हुई अंदर आई और खिड़कियों के पल्ले सरकाकर बंद किए और उन्हें हिलाकर आश्वस्त हो गई कि वे लॉक हो गए हैं। पूछने से पहले ही वह बोली, 21 माले पर मधुमक्खी का छत्ता तोड़ने वाले घाटी लोग आए दरजा जाली सब बंद करने का। बिल्डिंग में छत्ता? मैं हैरान थी। 21वें फ्लोर पर मैंने फ़ोन मिलाया। मिसेज रमानी, आपके घर के बाहर मधुमक्खी का छत्ता है? अरे हाँ आंटी, सैकड़ों मधुमक्खियाँ जब देखो तो बैठी भिन भिन करती हैं। इन लोगों को बुलाया है, बड़ी मुश्किल से इन घाटियों का नंबर पता चला। अभी मुंह पर कपड़ा बांध रहे हैं। आप अपनी सारी खिड़कियाँ बंद कर लो। मैंने फ़ोन लगाने को सिक्योरिटी में कह दिया है। हाँ, फ़ोन तो आ गया, खिड़कियाँ बंद भी कर ली हैं, पर घर के बाहर की दीवार पर इतना बड़ा छत्ता बन कैसे गया? अब क्या बताऊँ आंटी, वो रोमिल का कमरा है ना, 1 साल हो गया उसने कभी पर्दा ही नहीं खोला। जितनी देर घर में रहता है एसी चलता रहता है, बाहर देखा ही नहीं। वो तो छत्ता पूरी दीवार जितना बड़ा होने के बाद जब दरवाजे के कांच पर दिखने लगा तब समझ में आया कि क्या आफत आ गई है। खैर जी, आप दरवाजे बंद कर लेना आंटी, बाद में कोई ना कहे कि हमें बताया नहीं। उधर 20वें फ्लोर पर घर सी आवाज़ के साथ ड्रिल मशीन जैसी चलनी शुरू हो गई। इस आवाज़ ने फिर माहौल में खलल पैदा किया। जैसे रईस औरतों के लिए कहा जाता है ना कि उन्हें जब कोई काम धाम नहीं होता तो गहने तुड़वाने गहने गढ़वाने लग जाती हैं, वैसे ही इन टावरों के नियो रिच क्लास के लिए ये भी कहा जा सकता है कि जब काला पैसा छिपाने की जगह कम पड़ जाती है तो वे बाथरूम या बैठक के फर्श की पुरानी टाइलें तुड़वा कर डिज़ाइनर टाइलें लगवाने पर आमादा हो जाते हैं। और इसे झेलना पड़ता है हम जैसे लोगों को, जो बिल्डर की दी हुई दीवारों और फर्श को एक नियामत मानकर उसमें ज़रा सी भी फेरबदल करना गवारा नहीं करते। इसलिए दूसरों के घर चलती उठा पटक, तोड़ फोड़ और उससे पैदा होते शोर के प्रदूषण से हम हमेशा हलकान होते रहते हैं। कई बार पड़ोसने आकर मेरे नुमाइशी फ्लैट के बारे में यह तंजिया ऐलान कर चुकी थी कि बिल्डर ने कैसी दीवारें और कैसी फ्लोरिंग बनवा कर दी थी। इसे देखना हो तो आंटी का एंटीक हाउस पेशे खिदमत है। आधे घंटे में फिर शोभा ताई हाजिर थी। वो घाटी लोग आया ताज़ा मद बेचने को। सस्ता है, बाजार में 4 गुना दाम पर भी ऐसा असल मद मिलेगा च नहीं। दरवाजे पर 2 पहलवान नुमा आदमी हाथ में शहद की भरी बाल्टियां लिए खड़े थे। मैडम जल्दी बोलो, लेने का होएगा तो। एकदम असली मधु, बाहर मिलेगा च नहीं। देखा, 2 बाल्टियां भरी थी लबालब। इतना सारा शहद एक छत्ते से निकला? मैंने पूछा। एक काय को? 3 छत्ता साफ करके आया। लेना है तो बोलो, नहीं तो। देखो, मैं आगे बढ़ी तो देखा शहद की ऊपरी तह पर मरी हुई बेशुमार मक्खियां तैर रही थी। मैं पीछे हट गई। इसमें तो मक्खियां मरी हुई हैं, इतनी ढेर सारी। मध मक्खी लाता ना तो वही से निकलेगा, तितली जुगनू तो नहीं निकलेगा ना। अब 20-50 तो पकड़ के रखता है मध को, जान जाए तो जाए। टाइम खोटी नहीं करने का आंटी। 300 रुपया किलो, लेने का है तो बोलो। शोभा ताई पीछे खड़ी खड़ी बोल रही थी, ले लो मम्मी जी, चालनी से छान के बाटली में भर के गर्म पानी में रखेगा तो साफ हो जाएगा। पर बाल्टियों में भरा सारा शहद और उसके ऊपर अपनी शहादत देती मक्खियां मुझे अजीब सी बेचैनी से भर रही थी।
मैंने जैसे ही ना में सिर हिलाया, वो बड़बड़ाते हुए निकल गए। आंटी आंटी, सोना चांदी च्यवनप्राश खरीदो, इसका कीमत नहीं समझेगा तुम लोग। वे सीढ़ियाँ उतर गए तो मैंने चैन की सांस ली। शोभा ताई चिल्की को जूते मोजे पहनाकर तैयार कर रही थी। चल चिल्की बेटा, आज तुझे गार्डन में ले जाती हूँ। वहाँ रेशमा भीमा आएंगे ना दादी? आएंगे ना, मैंने चिल्की को आश्वासन देती अपनी आवाज़ को खोखला पाया। चिल्की दरवाजे के पास आकर प्रस्थान की मुद्रा में आ गई थी। बाय शोभा ताई, मी आजी संग जाती। चिल्की ने शोभा ताई तक अपनी गुहार पहुंचाई और फुदकते हुए नीचे जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबा दिया। गार्डन की ओर जाने वाले रास्ते की ओर मैं बढ़ ही रही थी तो चिल्की ने झट से मेरी उंगलियों को अपनी मुट्ठी में थाम लिया। अपने सहारे के लिए नहीं, मुझे सहारा देने के लिए। एक बार मैं ढलान पर थोड़ा सा लड़खड़ा गई थी। तब से बाहर जाते हुए सड़क पर आते ही मुझे संभालना चिल्की अपनी जिम्मेदारी समझती थी। अभी हम 5 कदम ही चले थे कि हमारे कदम यक ब यक थम गए। सामने के पूरे रास्ते पर हजारों मक्खियां बिछी पड़ी थीं, मृत, बेजान, निश्चेष्ट। दूर कोने से एक स्वीपर मोटे झाड़ू से उन्हें बुहार रहा था। हवा में अब भी छितराई हुई गैस की गंध थी। तो वह ड्रिल मशीन नहीं थी जो 20वें फ्लोर पे चल रही थी, वह फ्यूमिगेटर थे जिन्होंने 21वें माले पर मधुमक्खी का छत्ता छेड़ने वाले खास कारीगरों के मक्खियों को हकालने के बाद तितर बितर हुई और नीचे की ओर आती हुई मक्खियों को फ्यूमिगेटर के आक्रमण से अपने उपकरण के जरिए जहरीली गैस से खात्मा कर हमेशा के लिए शांत कर दिया था। यह एक सुनियोजित मिशन था जिसके तहत मक्खियां अपने महीनों या बरसों के बुने हुए छत्ते और जमा किए हुए शहद के खजाने से बेदखल कर दी गई थी। मेरे पैर थमे और मैं पीछे मुड़ने को हुई तो देखा मेरी उंगलियों पर चिल्की की मुट्ठी की पकड़ पहले ढीली हुई, फिर वह मूर्तिवत खड़ी रह गई। उसका शरीर जैसे कपकपी से हिलकने लगा और कुछ सेकंड बाद ही वह सुबक सुबक कर रो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो मेरी ओर उसने ऐसी कातर नज़रों से देखा जैसे कहती हो, दादी, इतनी सुंदर मक्खियों को किसने ऐसे मारा? दादी, इन्हें मर क्यों जाने दिया? क्यों? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। सामने रानी मधुमक्खियों की पूरी सेना ध्वस्त हुई पड़ी थी। उनकी 2 बारीक काली नोक जैसी मूछें किसी लोहे की काली तारों की तरह खिंची हुई थी। उड़ते हुए सुनहरी पारदर्शी पंख अब अंदर की ओर सिकुड़ कर किसी प्लास्टिक की तरह अकड़े हुए थे। कुछ ही मिनटों बाद जब स्वीपर यह सब झाड़ चुका होगा तो बेजान बना डाले गए इन सुनहरे पंखों का ढेर पार्क के किनारे किनारे बनाए गए हरे रंग के खूबसूरत डस्टबिन में बिछे चिकने काले प्लास्टिक के गार्बेज बैग में होगा और हम साफ सुथरी सड़क पर बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से चल रहे होंगे।